हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान के चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का रिवीजन करने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आता है आपका प्रकाश। यानी प्रकाश क्या होता है? इसके रंग श्वेत होता है। इसका वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर में बात करें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। इसमें 7 रंग होते हैं जिसको हम याद रखते हैं विबग्योर। विबग्योर, ये इसकी ट्रिक है याद रखने की। विबग्योर यानी VIBGYOR। वी का मतलब होता है आपका वॉयलेट, आई का मतलब होता है इंडिगो, डी का मतलब होता है ब्लू, जी का मतलब होता है ग्रीन, वाई का मतलब होता है येलो, ओ का मतलब होता है ऑरेंज, आर का मतलब होता है रेड। इसके बाद आता है परावर्तन किसे कहते हैं? यानी प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आती है तो परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह है आपकी एक परावर्तक सतह। ये एक आप परावर्तक सतह पर आपकी एक किरण आ रही है और ये इसका अविलंब, और ये परावर्तन के बाद इधर जा रही है। यानी ये होगी आपकी आपतित किरण, ये होगी आपकी परावर्तित किरण और ये आपका विलंब। ये एक परावर्तक सतह इससे टकराने के बाद किरण इसी माध्यम से आई है और परावर्तन के बाद उसी माध्यम में जा रही है। इस प्रकाश की इस घटना को बोलते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि देख, यहाँ पर जो विलंब और आपतित किरण के बीच कोण बन रहा है आई, उसको बोलते हैं हम आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं हम परावर्तन कोण यानी आर। अब बात करते हैं हम परावर्तन के नियमों की, जिसमें पहला नियम होता है आपका कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होती हैं। ये देखिए, ये आपकी आपतित किरण, यह आपका परावर्तित किरण और ये आपका विलंब, ये तीनों एक ही तल में हैं। इसलिए बोलते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपका आपतन कोण यानी आई। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। यदि मान लीजिए आप इसका मान हमें 45 डिग्री दे दिया है, अगर हमसे आर का मान पूछे तो हम इस नियम के अनुसार बता सकते हैं कि आर का मान भी 45 डिग्री होगा। इसके बाद है समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब के बनने की विशेषताएं, जिसमें पहली विशेषता है कि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है। दूसरी विशेषता है कि प्रतिबिंब का साइज बिंब यानी वस्तु के साइज के बराबर होता है। और तीसरी विशेषता है कि दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब रखा है। चौथी विशेषता है कि प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित का मतलब, अगर आप इस हाथ को कर रहे हैं तो आपके दर्पण में इस वाले हाथ को दिखाएगा। इस पार्श्व परिवर्तित का मतलब यही होता है। और दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर मतलब, अगर आप समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर खड़े हैं तो आप समतल दर्पण के लिए एक वस्तु का कार्य कर रहे हैं, तो आपका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। इसके बाद पढ़ते हैं हम। अभी हमने पढ़ा था कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की विशेषता। इसके आगे हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण होते हैं ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोलीय होते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है आपका अवतल दर्पण, दूसरा है आपका उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, गोली अवतल दर्पण कहलाते हैं। उत्तल दर्पण ऐसे गोलीय दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होते हैं, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। यह आपके अवतल दर्पण का चित्र है, यह आपके उत्तल दर्पण का चित्र है। अवतल दर्पण में आप देख सकते हैं कि बाहर की ओर पॉलिश हो रही है, जबकि उत्तल दर्पण में अंदर की ओर पॉलिश हो रही है।
इन दोनों को हम एक गोले का भाग मानते हैं। जैसे कि मान लीजिए यह गोला है आपका, अगर इस गोले को बीच में से काट दिया जाए तो इसी प्रकार के दो दर्पण बनते हैं, जिसमें एक में बाहर से पॉलिश की जाती है, दूसरे में अंदर से। इसके बाद आता है आपका गोलीय दर्पणों में उपयोग होने वाली कुछ परिभाषाएं। जैसे कि पहली परिभाषा है आपकी ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मान लीजिए हमारा गोलीय दर्पण है कोई, इसके केंद्र यानी ये इसका केंद्र, इसको क्या बोलेंगे हम, ध्रुव। दूसरी परिभाषा है आपकी वक्रता केंद्र, यानी गोलीय दर्पण को एक गोले का भाग माना जाता है। इस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यह आपका कोई गोला है और इसके केंद्र को ही हम क्या बोलते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र, जिसे सी से लिखते हैं। इसके बाद है त्रिज्या, यानी गोलीय दर्पण को एक गोले का भाग माना जाता है। इस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण को जिस गोले का भाग माना जाता है उसकी त्रिज्या को ही हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, केंद्र बिंदु तक की दूरी। उसके बाद है आपके मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र सी से गुजरने वाली सीधी रेखा ये क्या कहलाई, आपकी मुख्य अक्ष। उसके बाद है आपका मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां पर किरणें परावर्तन के बाद मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। कहने का मतलब है कि अवतल दर्पण है तो किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के बिंदु पर मिलती हैं, जबकि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के बिंदु पर मिलती नहीं है, वो मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी इस प्रकार मिलाया जाता है डैश डैश करके, इसको बोलते हैं हम मिलती हुई प्रतीत होती हैं। उसके बाद है आपकी फोकस दूरी। मुख्य फोकस व दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए हमारा दर्पण का ध्रुव, यहाँ पर कोई हमारा फोकस है, तो इन दोनों के बीच की दूरी आपकी मुख्य फोकस, यानी मुख्य फोकस और दर्पण के बीच ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, जिसे हम स्मॉल f से लिखते हैं। इसके बाद है आपके द्वारा गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, यानी ये जो गोलीय दर्पण है इसके परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा, ये जो सीमा दिख रही है इसको बोलते हैं हम द्वारक। इसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी के मध्य संबंध। ये होता है हमारा r बराबर 2f, जो कि इम्पोर्टेंट सूत्र है। इस पर आपके क्वेश्चन भी पूछा जाता है बोर्ड में, जो कि केवल छोटे द्वारक हेतु मान्य। इसके बाद अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। थैंक यू।